सार्जेंट मैथ्यूज और सार्जेंट आइजैक को इराकी रेगिस्तान के बीच एक पाइपलाइन निर्माण स्थल पर भेजा गया, क्योंकि वहां तैनात सभी अमेरिकी सैनिकों को एक रहस्यमयी हमलावर ने बेरहमी से मार दिया था। इसलिए उनका मिशन उस घातक हथियार और उसके पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढना था। पिघलती धूप के नीचे दोनों सैनिक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर नजर रखने लगे। बिना किसी हलचल के पूरे 20 घंटे बीत गए। मैथ्यूज का सब्र जवाब देने लगा। उसे लगा कि अब कोई इराकी सैनिक बचा ही नहीं है। बिखरे हुए शवों को देखकर मैथ्यूज ने अंदाजा लगाया कि हमला करने वाली टीम मिशन पूरा करके जा चुकी है। तभी आइजैक ने इशारा किया कि यहाँ किसी बड़े ग्रुप के होने का कोई नामो निशान नहीं है और सभी कर्मचारियों को ठीक सिर पर गोली मारी गई थी। आइजैक ने भांप लिया कि यह काम मशहूर इराकी स्नाइपर जुबा का हो सकता है। मैथ्यूज को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 30 सेकंड से कम समय में इतने लोगों को अकेले ढेर करना नामुमकिन था। इंतजार से तंग आकर मैथ्यूज जगह को करीब से देखने के लिए नीचे उतरने लगा। उसने आइजैक से कवर देने को कहा तो आइजैक ने चेतावनी दी कि उसका स्कोप धुंधला हो रहा है। मैथ्यूज ने उसकी बात को हल्के में लिया और स्कोप जल्द न बदलने पर उसे चिढ़ाते हुए आगे बढ़ गया। आइजैक के लिए वह स्कोप बेहद खास था, क्योंकि वह उसके एक शहीद साथी का था। इधर मैथ्यूज सुराग तलाशते हुए एक शव से दूसरे शव की तरफ बढ़ने लगा। उसने पुष्टि की कि हर किसी की मौत सटीक हेडशॉट से हुई थी, जिससे उसे आइजैक के डरावने दावे पर भरोसा होने लगा। गोलियों की सही दिशा का पता लगाने के लिए मैथ्यूज साइट के बिल्कुल बीच में पहुंच गया। आइजैक उसे तुरंत पीछे हटने के लिए चीखने लगा। तभी अचानक एक गोली की आवाज गूंजी और सीधे मैथ्यूज के पेट में घुस गई। अगले ही पल वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अपने दोस्त को बचाने के लिए आइजैक अंधाधुंध चलती गोलियों के बीच एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से नीचे की तरफ भागा। वह मैथ्यूज के बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाला था कि एक सनसनाती गोली सीधे उसके पैर में जा लगी। आइजैक को मजबूरन मैथ्यूज को वहीं छोड़ना पड़ा और वह खुद को बचाने के लिए एक टूटी हुई दीवार के पीछे की तरफ भागा, जबकि मैथ्यूज दर्द से कराहता हुआ वहीं तड़प रहा था। मैथ्यूज ने आइजैक से संपर्क करके तुरंत बेस पर कॉल करने और बैकअप मांगने के लिए कहा। आइजैक ने देखा कि उसके पैर का घाव काफी भयानक था, इसलिए उसने खून बहने से रोकने के लिए पैर पर अपनी बेल्ट कसकर बांध ली। फिर उसने अपना रेडियो बैग पकड़ा और बेस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। आइजैक को समझ आ गया कि स्नाइपर ने सबसे पहले उसके एंटीना को ही गोली मारी थी। तभी मैथ्यूज ने फिर से संपर्क किया और उसे स्नाइपर का पता लगाने को कहा, ताकि वह उस पर निशाना साध सके। आइजैक ने तुरंत चेतावनी दी कि जरा सी भी हलचल होते ही स्नाइपर फिर से गोली मार देगा, लेकिन मैथ्यूज ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। आइजैक ने अपना स्कोप फिट करने के लिए चाकू से दीवार में एक छोटा छेद बनाना शुरू किया, जिससे कुछ भारी पत्थर गिरे और उसका हाथ चोटिल हो गया। उधर खुले मैदान में गिरा मैथ्यूज रेंगते हुए अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। मैथ्यूज रेंगते हुए अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण वह अचानक बेहोश हो गया। उधर दीवार के पीछे छिपे आइजैक ने अपने पैर से गोली निकालने के लिए एक ब्लेड का इस्तेमाल किया। यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक थी कि घाव पर पट्टी बांधते ही आइजैक भी बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब आइजैक की आंख खुली तो उसे अपने ईयरपीस से एक अजीब आवाज सुनाई दी। ईयरपीस पर बेस का एक अधिकारी बात कर रहा था, जिसे आइजैक ने तुरंत अपनी गंभीर स्थिति की रिपोर्ट दी और मेडिकल मदद के लिए गुहार लगाई। लेकिन वह अधिकारी आइजैक से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगा, जिससे आइजैक को शक होने लगा। अधिकारी ने उससे अपनी सही लोकेशन बताने या खड़े होकर हवा में फायर करने को कहा, ताकि हेलीकॉप्टर से सप्लाई बिल्कुल सटीक जगह गिराई जा सके। आइजैक ने मना कर दिया, क्योंकि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उसे सीधे खतरे में डाल देता। आइजैक अब उस व्यक्ति के शब्दों और लहजे को ध्यान से सुनने लगा तो उसके होश उड़ गए। सामने वाले का एक्सेंट अमेरिकी नहीं था। वह कोई अधिकारी नहीं बल्कि खुद इराकी स्नाइपर जुबा था, जिसने जाल बिछाने के लिए उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया था। लेकिन आइजैक उसके झांसे में नहीं आया और उसने जुबा की इस चाल को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर जुबा ने आइजैक से अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए और दावा किया कि वह उसे बेहतर जानना चाहता है। आइजैक ने दोबारा अपना रेडियो चालू करने की कोशिश की, पर वह अब भी काम नहीं कर रहा था। जब जुबा लगातार अपने उबाऊ सवाल पूछने पर अड़ा रहा तो आइजैक ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। जवाब में जुबा ने सीधे घायल मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दे दी। मैथ्यूज की जान बचाने के लिए आइजैक थोड़ी देर बात करने के लिए राजी हो गया और उसने जुबा से ही शुरुआत करने को कहा। बात करते करते आइजैक ने जमीन की मिट्टी पर साइट का एक नक्शा बनाना शुरू कर दिया। वह गोली चलने की दिशा और उसकी रफ्तार की गणना करके स्नाइपर के छिपने की सही जगह खोजने की कोशिश करने लगा। तभी जुबा ने रेडियो पर बताया कि वह सिर्फ एक आम इराकी नागरिक है जो अपने देश को बचाना चाहता है, और उसने आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछ लिया। आइजैक ने उसे टोकते हुए कहा कि यह मामला बेहद पर्सनल है। आइजैक ने जुबा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम उन्हीं लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश में स्कूल, पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा लाकर विकास कर रहे हैं। इस बात पर जुबा हंस पड़ा और बोला कि यहाँ कमाया गया सारा पैसा अंत में वापस अमेरिका ही जाएगा। समय बीतता रहा और जुबा लगातार सवाल दागता रहा, लेकिन आइजैक ने अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। तभी जुबा ने फिर से मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी दी, पर आइजैक को अब उसकी धमकियों पर भरोसा नहीं था। लेकिन जुबा ने जैसे ही आइजैक को उसके स्कोप के पिछले मालिक का नाम बताया, आइजैक
आइजैक के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह मालिक पहले ही मर चुका था। इसके तुरंत बाद जुबा ने मैथ्यूज के उस पुराने मजाक को हूबहू दोहरा दिया जो उसने आते ही आइजैक से किया था। आइजैक को समझ आ गया कि जुबा उनके यहाँ कदम रखते ही उनकी हर एक बात सुन रहा था। उसने तुरंत अपने स्कोप से चारों तरफ देखा तो उसे एक मृत सैनिक के पास पड़ा रेडियो नजर आया। आइजैक ने हिम्मत जुटाकर शव को दीवार के किनारे तक खींचा और एक लकड़ी के टुकड़े से रेडियो निकालने की कोशिश की, पर बिना खुद को खतरे में डाले वह उस तक नहीं पहुंच पाया। असहनीय प्यास के कारण जब उसने अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश की तो देखा कि बोतल में एक छेद है और वह पूरी तरह खाली हो चुकी है। तभी जुबा ने रेडियो पर इसकी पुष्टि की कि उसने जानबूझकर एक भी शॉट मिस नहीं किया था। बोतल, एंटीना और खुद आइजैक के पैर पर लगी गोली सब जुबा की सोची समझी प्लानिंग थी। वह आइजैक को एक ऐसे जाल में फंसाकर धीरे धीरे तड़पते हुए मरना देखना चाहता था जिसकी चीखें वह कम्युनिकेटर के जरिए सुनकर आनंद ले सके। आइजैक को अचानक अपने पैर से निकाली हुई वह खून से सनी गोली मिलती है। उसने गोली को करीब से देखा और जुबा से कुछ चालाकी भरे सवाल पूछने लगा। इन सवालों के जरिए वह चुपके से जुबा के हथियार के मॉडल की गणना कर रहा था। आइजैक ने गुस्से में जुबा को एक आतंकवादी कहा तो जुबा फिर से जोर से हंस पड़ा। जुबा ने पलटकर कहा कि अमेरिकी वे लोग हैं जो हथियारों के साथ अवैध रूप से एक विदेशी देश में घुसे हैं। जुबा लगातार रेडियो पर बोलता रहा और इधर आइजैक कुछ और तेजी से गणनाएं करने लगा। उसने तुरंत अपने स्कोप से सामने की तरफ देखा। उसकी गणना ने इशारा किया कि जुबा सामने कचरे के एक बड़े ढेर के नीचे छिपा हुआ है। जुबा इतनी कठोर परिस्थितियों और अत्यधिक गर्मी में लंबे समय से वहीं डटा हुआ था। आइजैक समझ गया कि यह आदमी वास्तव में एक खतरनाक पेशेवर है। तभी जुबा ने उस प्रसिद्ध स्नाइपर होने से साफ इनकार कर दिया और एक बार फिर दावा किया कि वह सिर्फ एक आम इराकी आदमी है। लेकिन आइजैक ने जुबा के बात करने के लहजे को पकड़ा और अनुमान लगाया कि वह एक पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी रहा होगा जिसने अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया। जुबा ने इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया और समझाया कि वह केवल उन्हीं लोगों को मारता है जो उस पर पहले हमला करते हैं। बदले में आइजैक ने भी अपनी एक कहानी साझा की और बताया कि कैसे वह बचपन में अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला था। बाद में वे दोनों बड़े होकर एक साथ सेना में भर्ती हो गए। इसी बीच भयंकर डिहाइड्रेशन और थकावट का आइजैक पर गहरा असर होने लगा और वह कमजोरी से सीधे जमीन पर गिर पड़ा। यह देखते ही जुबा ने रेडियो पर क्रूरता से कहा कि वह आइजैक की जीभ को उसकी छाती पर स्टेपल कर देगा। आइजैक ने यह बात सुन ली और संभलते हुए अपनी राइफल पर एक जैकेट और हेलमेट लगा दिया। उसने राइफल को दीवार के ऊपर लहराकर जुबा को चकमा देने की आखिरी कोशिश की, लेकिन जुबा इस झांसे में बिल्कुल नहीं आया। उसका सटीक शॉट लगते ही हेलमेट दीवार के दूसरी तरफ जा गिरा। अब आइजैक के पास अपने सिर की रक्षा करने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था और वह अपनी इस भयानक भूल पर रो पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया आइजैक कोई भी जोखिम उठाने के लिए बेताब हो गया। वह अचानक अपनी जगह से उठा और खुले मैदान में पड़े एक शव की तरफ तेजी से भागा। जुबा ने तुरंत आइजैक पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन आइजैक चमत्कारिक रूप से उन सभी गोलियों से बच गया। उसने झपटकर शव का बैग और रेडियो चुरा लिया और वापस दौड़कर दीवार के पीछे छिप गया। बैग खोलने पर आइजैक को पानी और कुछ कैंडी मिली जिन्हें उसने तुरंत खा लिया, लेकिन बड़ी मुसीबत यह थी कि वह रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। तभी जुबा ने सीधे दीवार पर एक और गोली मारी और आइजैक के स्कोप को भारी नुकसान पहुंचा दिया, जिससे आइजैक गुस्से से उबल पड़ा क्योंकि वह उसके सबसे खास दोस्त की आखिरी निशानी थी। अचानक आइजैक को अपने ईयरपीस से कुछ गड़बड़ी और आवाजें सुनाई दी, जिससे उसे एहसास हुआ कि मैथ्यूज अभी भी जीवित है। आइजैक ने तुरंत चिल्लाकर मैथ्यूज को स्नाइपर के छिपने का स्थान बताया। मैथ्यूज ने बिना देरी किए कचरे के ढेर की तरफ देखने के लिए धातु का एक चमकीला टुकड़ा निकाला और अपनी राइफल पकड़ने के लिए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैथ्यूज को मौका देने के लिए आइजैक रेडियो पर छोटी मोटी बातें करके स्नाइपर का ध्यान भटकाए रखने की कोशिश करने लगा। बातचीत के दौरान आइजैक को पता चला कि जुबा पहले बगदाद में एक शिक्षक हुआ करता था, लेकिन एक अमेरिकी हमले में उसके छात्र मारे गए। तभी जुबा ने उनसे बदला लेने का फैसला किया था। आइजैक के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि जिस दीवार के पीछे वह छिपा है वह असल में उसी स्कूल के खंडहर हैं। जुबा ने आइजैक से अगला सवाल पूछा, लेकिन आइजैक अपने क्षतिग्रस्त स्कोप को संभालने में लगा रहा और उसने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। जुबा ने जैसे ही आइजैक को डराने के लिए मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी, आइजैक अपने दोस्त को बचाने के लिए बेताब हो उठा। उसने तुरंत रेडियो पर कबूल किया कि वह इस स्कोप को अपने एक पुराने दोस्त की याद में रखता है जो खुद उसकी एक भयानक गलती की वजह से मारा गया था। आइजैक आज भी उस बात के लिए खुद को कसूरवार मानता था। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर मैथ्यूज ने अपनी राइफल संभाली और सामने कचरे के ढेर पर अंधाधुंध निशाना साध दिया। मैथ्यूज ने अपनी मैगजीन की आखिरी गोली तक फायर कर दी। जुबा को भ्रम में रखने के लिए आइजैक ने भी अपनी तरफ से गोली चलाई ताकि लगे कि आवाज उसकी दीवार के पीछे से आ रही है, लेकिन जैसे ही मैथ्यूज अपनी बंदूक को रिलोड करने लगा जुबा ने अचानक उस पर वापस गोली चला दी। गोली सीधे मैथ्यूज के कंधे को चीरती हुई निकल गई। आइजैक
आइजैक ने चिल्लाकर मैथ्यूज से दीवार के पीछे सुरक्षा पाने के लिए अपनी तरफ रेंगने को कहा। वह दोस्त की मदद के लिए दीवार के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया, लेकिन तभी जुबा की एक और सनसनाती गोली ने सीधे मैथ्यूज के सिर को निशाना बनाया। आइजैक ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त मैथ्यूज को दम तोड़ते देखा और वह पूरी तरह टूट गया। अब उसके मुंह से बस एक ही बात निकली कि वह घर जाना चाहता है। जुबा ने रेडियो पर आइजैक से कहा कि अगर वह यहाँ से जाना चाहता है तो वह उस पर गोली नहीं चलाएगा। आइजैक को उसकी इस बात पर गहरा शक हुआ। कुछ देर बाद जुबा ने उससे पूछा कि जब इराक युद्ध पूरी तरह खत्म हो चुका है तो वह अब भी यहाँ क्यों रुका हुआ है। आइजैक जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुका, फिर उसने बताया कि वह यहाँ इसलिए है क्योंकि असल में उसने ही अपने उस पुराने दोस्त को मार डाला था। एक दुश्मन पर निशाना साधते हुए अनजाने में गोली उसके ही स्नाइपर पार्टनर को लग गई थी और वह अब तक हर किसी से झूठ बोल रहा था कि उसका दोस्त दुश्मनों के हाथों मारा गया। तभी अचानक आइजैक को अपने रेडियो से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत सिग्नल जांचने के लिए भागा और दूसरी तरफ अमेरिकी बेस की बातचीत सुनकर उसकी जान में जान आई, लेकिन रेडियो खराब होने के कारण वह खुद कोई संदेश नहीं भेज पा रहा था। उसकी यह खुशी पल भर की ही निकली क्योंकि जुबा भी उसी लाइव बातचीत के बीच में कूद पड़ा। जुबा ने मदद मांगने के लिए सीधे आइजैक के ही नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सुनते ही आइजैक के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि जुबा इस पूरे समय अमेरिकी संचार नेटवर्क को हैक करके बैठा था। वह रेडियो पर घायल अमेरिकी सैनिक होने का नाटक कर रहा था ताकि नई बैकअप टीमों को इस मौत के इलाके में फुसला कर ला सके और उन्हें आसानी से खत्म कर सके। आइजैक ने चीखकर उस बातचीत को रोकने की हर संभव कोशिश की, पर रेडियो डैमेज होने की वजह से सब बेकार रहा। तभी आइजैक भूख और प्यास से वहीं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब आइजैक की आंख खुली तो उसके पैर के गहरे घाव पर एक कौवा चोंच मार रहा था। यह खौफनाक एहसास देखकर वह समझ गया कि अब पक्षी भी उसे मरा हुआ मान चुके हैं। मौत को करीब देखकर उसने आखिरी बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। आइजैक ने सूझबूझ से कुछ रस्सी और एक छड़ी का इस्तेमाल किया और रेंगते हुए मैथ्यूज की शक्तिशाली राइफल को अपनी तरफ खींच लाया। उसने बंदूक संभाली और सीधे सामने कचरे के ढेर पर निशाना साध दिया। उसी मोड़ पर अमेरिकी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गरजते हुए उस इलाके में पहुंच गए, लेकिन हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट ने आइजैक के छिपने के स्थान को सबके सामने उजागर कर दिया। हेलीकॉप्टर से उतरने वाले नए सैनिकों को जुबा के खूनी जाल से बचाने के लिए आइजैक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सामने खड़ी दीवार को ढाने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। दीवार भर-भराकर नीचे गिर गई, जिससे चारों तरफ धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बार बन गया। इस उड़ती हुई धूल के कारण जुबा के लिए आइजैक की सही पोजीशन का पता लगाना नामुमकिन हो गया। बिना एक पल गंवाए आइजैक ने उस कचरे के ढेर पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी चलाई गोलियां सीधे लक्ष्य पर लगी हैं या नहीं। फायरिंग रोककर आइजैक आखिरकार अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। हैरान करने वाली बात यह थी कि जुबा उसे एकदम खुला पाकर भी वापस गोली चलाने के इस सुनहरे मौके का फायदा नहीं उठा रहा था। आइजैक दंग रह गया और उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसने आखिरकार उस खतरनाक स्नाइपर जुबा को हमेशा के लिए मार डाला है। जल्द ही अमेरिकी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ग्राउंड पर लैंड कर गए। सैनिकों ने बिना कोई वक्त गंवाए घायल आइजैक को तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाया और इमरजेंसी मेडिकल सहायता देना शुरू कर दिया। आइजैक ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें स्नाइपर जुबा के जिंदा होने के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टरों के टेक ऑफ करने के भयंकर शोर के कारण उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। तभी अचानक आसमान में गोलियां गूंज उठी। जुबा मरा नहीं था और उसने फिर से फायरिंग शुरू कर दी थी। जुबा ने एक एक करके स्ट्रेचर के पास मौजूद मेडिकल सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जुबा का अगला सटीक शॉट सीधे हेलीकॉप्टर के पायलट को जा लगा। पायलट के मरते ही हेलीकॉप्टर हवा में पूरी तरह अनियंत्रित हो गया और बेहद तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। अगले ही पल हेलीकॉप्टर भयंकर धमाके के साथ सीधे जमीन पर क्रैश हो गया, जिससे आइजैक की मौके पर ही मौत हो गई। तकनीकी रूप से जुबा ने आइजैक पर सीधे गोली नहीं चलाई थी और उसे जिंदा छोड़ देने का उसका वादा पूरा हो गया। इस तबाही के तुरंत बाद जुबा ने एक बार फिर यूएसए की रेडियो लाइनों को हैक कर लिया और मौत के इस नए जाल में अपने अगले शिकारों को फुसलाने के लिए एक घायल अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करने लगा।